बड़का साहब पर आप बोलिएगा, विश्व नेता जो है उन पर आप बोलिएगा। बताइए, ऐसा नहीं ना चलेगा जी। अब ऐसा बोलिएगा, आप कहिएगा गिरफ्तारों नहीं होंगे। देखिए हम ठेठ बिहारी बात कर रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब बड़का बॉस है ना, तो दुनिया का नेता है, थर थर कांपता है विदेश है। जानते हैं विदेश लोग इनके सलाह मशवरा के लिए फोन करता है, शांति आएगी कि नहीं देश में, कहाँ क्या होगा बताइए। पैर पड़ता है सब, पैर छूता है सब, बॉस कहता है इनको सब, हमारे मोदी साहब को। और आप उनके खिलाफ इतना बड़का बड़का बात बोल देंगे केजरीवाल जी, आप बच जाइएगा जी। साथियों सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों पूरे देश में एक हंगामा सा बरपा है। दरअसल हर की ज़बान पर एक ही सवाल है, वो ये है कि क्या देश में इमरजेंसी है? क्या देश में अघोषित इमरजेंसी लागू हो चुकी? क्या देश में इमरजेंसी के दौर में जब सारे विपक्षी नेताओं को जेल के अंदर ठूस दिया गया था, क्या वैसे ही समा फिर बंधने वाला है? साथियों आप देख रहे हैं लगातार हेमंत सोरेन, झारखंड के चीफ मिनिस्टर, वो जेल के अंदर है। और कल दिल्ली के बड़े चर्चित मुख्यमंत्री, जिन्होंने शिक्षा स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत ही शानदार काम किया, दिल्ली में ऐसा काम किया कि विदेश के लोग भी देखने के लिए आए कि आखिर क्या बदलाव आ गया है। निसंदेह बदलाव तो आया शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में। दिल्ली में हर कोई इसका नाम लेता है। उनकी कल शाम गिरफ्तारी हो गई। अब तर्क दोनों में यह दिए जा रहे हैं कि सम्मन लगातार आ रहे थे ईडी के, और ये इनकार कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। जिस तरह हेमंत सोरेन कर रहे थे उसी तरह केजरीवाल कर रहे थे। लेकिन ये तो कहने की बात है, दिखाने की बात है। कहते हैं ना कि हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं और दिखाने के कुछ और होते हैं। साथियों एक और सवाल इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो सवाल ये है, क्या जैसा इमरजेंसी के बाद एक आंदोलन सा छिड़ गया था समूचे देश में, कि वैसे ही उसकी सुगबुगाहट तो नहीं होने लगी? क्या सारा विपक्ष, समूचा विपक्ष नरेंद्र मोदी की सरकार के खिलाफ, उसकी जन विरोधी नीतियों के खिलाफ क्या सड़कों पर उतरने के लिए तैयार है? क्या एक आंदोलन से खड़ा हो जाएगा? ये सब सोचने की बात है, विचारने की बात है, देखने की बात है, समझने की बात है। देखिए हेमंत सोरेन की जो गिरफ्तारी हुई, और लगातार ईडी, जितने भी एजेंसियां, सरकारी एजेंसियां, उसका जैसा भी इस्तेमाल सरकार कर रही है, कहा जा रहा है कि उपयोग नहीं दुरुपयोग किया जा रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि डराने धमकाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसके पीछे कुछ कारण भी दिखाई देते हैं दोस्तों। देखिए सुप्रीम कोर्ट का ये एक फैसला आया था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्या कारण है कि ज़्यादातर जो ईडी के छापे हैं, 1000 से अधिक छापे हैं, विपक्षी नेताओं के यहाँ ही पड़े। और इधर भी देखा गया है कि जिनके ऊपर आरोप लगते हैं, जिनके छापे पड़ते हैं, वो अगर भाजपा, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लेता वो नेता तो उसके यहाँ छापे बंद हो जाते हैं। ये अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रह गई है। लेकिन सवाल है अरविंद केजरीवाल का। देखिए हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है तब आचार संहिता चुनाव की लागू नहीं हुई थी। अब सवाल उठ रहा है, जब चुनाव की आचार संहिता लागू हो गई उसके बाद गिरफ्तारी होना, ऐसा कभी हुआ नहीं है, ऐसा लोगों का कहना है। हालांकि सही जानकारी कानून के जानकार ही देंगे कि कितना सच है। क्या आचार संहिता लागू होने के बाद किसी निर्वाचित मुख्यमंत्री का गिरफ्तार होना क्या कानून सम्मत है या उसके विरोध में जाता है? साथ ही ये सारी कहानी हम आपको आज बताएंगे, और ये भी बताएंगे, हालांकि आपको लग रहा है कि ये शराब का जो घोटाला एक हुआ उसको लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन क्या सिर्फ शराब घोटाले की ही बात है कि यह बात कुछ और है, राज कुछ और है, जो लोग बता नहीं रहे हैं, ये लोग समझा नहीं पा रहे हैं। मुझे लगता है इसके पीछे कारण कुछ और है। उस कारण को मैं आपको दोस्तों बताऊंगा कि क्या कारण है अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का। उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप हमारा जीटी रोड लाइव सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसे फॉलो करना हरगिज ना भूलें आप। और साथियों वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया कीजिए और लाइक कमेंट भी करें। और यदि कुछ और हमारा साथ आप देना चाहते हैं तो थोड़ी बहुत आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमारा UPI नंबर है 8083557257। आप गूगल पे, फ़ोन पे कर सकते हैं। अब साथियों चलिए सुनिए सबसे पहले आज दिन भर हुआ क्या, और ये बता रहे हैं आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल राय। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दिल्ली में,
और कई बातें कही और साथ में यह भी कहा, यह बड़ी बात है कि इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन अब एकजुट है और एकजुट होकर तानाशाही के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि मोदी जो है तानाशाही रवैया अपना रहे हैं, उनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, सारा विपक्ष अब कह रहा है कि सरकार तानाशाह हो गई है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पहले भी कह रही थी। देखिए, आपको पता है कि कांग्रेस का जो अकाउंट है, 5 अकाउंट कांग्रेस के प्रमुख अकाउंट, उसको सीज कर लिया गया है। महीने 1.5 महीने हो गए, अब ट्रांजैक्शन नहीं कर पा रहा, और साथ में इनकम टैक्स ने कुछ करोड़ों रुपए वहां से निकाल भी लिए हैं। ये पता नहीं कौन सा नियम। और चुनाव आयोग खामोश है, कुछ नहीं कह रहा। कल जो है कांग्रेस के सारे दिग्गज, सोनिया गांधी थी, कांग्रेस अध्यक्ष थे, खड़गे साहब थे, राहुल गांधी थे, और भी लीडरान थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, सवाल उठाया कि यह सरासर गलत है। मोदी सरकार चाहती है कि विपक्ष चुनाव ना लड़ पाए, किसी को ईडी का डर दिखाया जाता है, किसी को जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है, और कांग्रेस जो प्रमुख विपक्षी दल है उसके अकाउंट सीज कर लिए जाते हैं। क्या सरकार चाहती है कि चुनाव ना हो, या चाहती है किसी अकेला राज हो, नाम मात्र के विपक्ष हो, जैसे कि रशिया में होता है, या कुछ दिनों पहले आपने बांग्लादेश में देखा होगा, वैसे ही चुनाव हो? ये सारे आरोप विपक्ष के हैं। तो खैर दोस्तों, अब चलिए सुनते हैं गोपाल राय ने क्या कहा। अब जो बड़ी बात मैं कह रहा हूं आपसे, वो ये कहा कि अब इंडिया ब्लॉक यानी इंडिया गठबंधन जो है मिलजुल कर सड़क पर उतरेगा और आंदोलन करेगा। यही सवाल हमने आपसे पहले कहा था। और एक और बात साथियों, आप अगर जीटी रोड लाइव रेगुलर देखते हैं तो आपको याद होगा 1 साल पहले हमने आशंका व्यक्त की थी क्या घोषित इमरजेंसी और सारे विपक्षी दल के जो लोग हैं धीरे धीरे अंदर कर दिए जाएंगे। आप चाहें तो वीडियो हमारे पेज पर है, यूट्यूब पर आप देख सकते हैं। अब चलिए सुनिए गोपाल राय कहते क्या, उसके बाद हम सुनवाएंगे कि कारण आखिर क्या है। कारण सिर्फ यही है, शराब घोटाले की बात जो कही जा रही है, यह कारण कुछ और है। चलिए सुनिए गोपाल राय क्या कहते हैं। इस देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने की जगह केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक एक करके उनके यहां एजेंसियों के छापे डाल करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। और कल इस अभियान को पराकाष्ठा पर पहुंचाया गया जब इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के संविधान विरोधी, लोकतंत्र विरोधी हर उस फैसले को अरविंद केजरीवाल जी ने मुखरता से विरोध किया। और खास तौर से जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का चंदा चोरी का महाघोटाला सामने आया है, आज उनको लगता है कि इस भ्रष्टाचार से हमारी नैया डूब जाएगी। और अगर अरविंद केजरीवाल बाहर होंगे तो मुखरता के साथ इस आवाज को उठाएंगे। राजनीतिक अहंकार को पूरा करने के लिए कल गिरफ्तारी की गई। उस तानाशाही के खिलाफ आज जब सुबह से पूरे देश के अंदर लोग प्रोटेस्ट करने के लिए सड़कों पर निकले, आज आम आदमी पार्टी का कार्यालय चारों तरफ से सील कर दिया गया, किसी को घुसने नहीं दिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि कोई किसी पार्टी का पदाधिकारी, विधायक, पार्षद अपने कार्यालय में नहीं जा सकता था। जगह जगह हमारे मंत्रियों की, विधायकों की, पार्षदों की, कार्यकर्ताओं की दिन भर गिरफ्तारियां की गई। ये आवाज को कुचल दो। मुख्यमंत्री जी के परिवार को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, दोनों तरफ से किसी को अंदर घुसने से रोक दिया गया। सुबह से लड़ाई चलती रही। आखिर देश के प्रधानमंत्री जी चाहते क्या हैं? अगर वो ये सोचते कि वो पुलिस के दम पर धारा 144 लगा करके लोगों की आवाज को कुचल देंगे, लोग चुप हो जाएंगे, अब ये नहीं होने वाला है। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी आज पूरा देश कह रहा है, राजनीतिक लड़ाई लड़ना था तो लड़िए,
लेकिन अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का मतलब है कि अब सर से ऊपर पानी देश का गुजर चुका है। लोग, हर कोई, भारतीय जनता पार्टी का भी कार्यकर्ता कह रहा है कि आखिर बड़े बड़े जो भ्रष्टाचारी थे उनको तो भाजपा पार्टी में शामिल करके सांसद बना रही है, टिकट दे रही है, और जो देश के लिए दिल्ली के लोगों के काम करने वाले अरविंद केजरीवाल को विपक्षी पार्टी का होने के नाते आज गिरफ्तार कर लिया गया। इसके पहले मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया, संजय सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। फर्जी केस में लगातार गिरफ्तारियों पर गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। और अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरा देश दुखी है, लोगों में गुस्सा है, और इस तानाशाही के खिलाफ आज जो आंदोलन की शुरुआत हुई है, ये लड़ाई आगे जारी रहेगी। कल हमने ये फैसला किया है, कल 23 मार्च है, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का बलिदान दिवस है। कल दिल्ली के अंदर आईटीओ के पास मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज के सामने जो भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का शहीदी पार्क है, कल सुबह 10 बजे दिल्ली के सभी विधायक, सभी मंत्री, सभी पार्षद, सभी आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी और इंडिया गठबंधन के अलग अलग पार्टियों के जो पदाधिकारी हैं, वो सभी कल 10 बजे शहीदी पार्क पहुंचेंगे और वहां हम तानाशाही के खिलाफ देश को बचाने के लिए शपथ लेंगे। जिस तरह से ब्रिटिश हुकूमत के दौरान इस देश की आजादी के लिए, इस देश में लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारे शहीदों ने अपनी कुर्बानी दी, हम इस तानाशाही को उखाड़ फेंकने के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार हैं। और उसके लिए कल सभी लोग शहीदी पार्क पहुंचेंगे। दिल्ली के सभी मंत्री, विधायक, पार्षदों के साथ साथ इंडिया गठबंधन के नेताओं से भी हमारी अपील है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वहां पहुंचें। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भी कल दिल्ली में शहीदी पार्क पहुंच करके और सबके साथ मिल करके हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के सामने इस देश को बचाने के लिए तानाशाही के खिलाफ संकल्प लेंगे। आज इंडिया गठबंधन के तमाम घटक पार्टियों के नेताओं ने मिलकर के अभी 5 बजे चुनाव आयोग के सामने भी अपना पक्ष रखा है कि जब देश के अंदर कोड ऑफ कंडक्ट लागू है, ऐसे समय में एक चुने हुए मुख्यमंत्री का, एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इस तरह से गिरफ्तारी करना कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन है। हम सभी विपक्ष के नेताओं से भी संपर्क में हैं और जल्द ही उन सबके साथ मीटिंग करके ज्वाइंट आंदोलन की भी हम घोषणा करेंगे। और ये जो तानाशाही के खिलाफ लड़ाई शुरू हुई है, जिस तरह से एक चुने हुए प्रधानमंत्री ने अपने सत्ता के अहंकार में एक चुने हुए मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया है, हम इस तानाशाह के खिलाफ लड़ाई को आगे जारी रखेंगे और ये लड़ाई धीरे धीरे पूरे देश में फैलेगी। तो साथियों, आपने गोपाल राय को सुना और यह भी जाना कि जल्द ही इंडिया ब्लॉक जो है एकजुट होकर इस सरकार के खिलाफ आंदोलन खड़ा करेगा और सड़क पर उतरेगा। लेकिन इसमें संदेह है, क्या सच एक आंदोलन से खड़ा हो जाएगा या नहीं होगा? अब सर, ये सारी बातों को सिलसिलेवार दरअसल समझना होगा। देखिए, भाजपा खेमा कहता है, असली भाजपा खेमा नहीं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बावाज बुलंद कहा, सदन में कहा कि इस बार 400 पार। बहुत अच्छी बात है, सदन में कहना हो या बाहर कहना हो। हालांकि सदन में एक नैतिकता कही जाती है, ऐसी बातों से बचा जाना चाहिए। लेकिन भाई, आप मोदी हैं, सबसे बड़े नेता हैं, आज विश्व लीडर कहे जाते हैं, उनके समर्थक कहते हैं विश्व नेता है, तो उनका जायज़ है, वो कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, कहीं भी कह सकते हैं। आचार संहिता लागू हो चाहे नहीं हो, अभी भी एक आरोप उन पर लग रहा है आचार संहिता का। और लोगों ने शिकायत की है चुनाव आयोग में कि भाई, जब आचार संहिता चुनाव की लागू हो चुकी है तो प्राइम मिनिस्टर का मैसेज जो है सारे लोगों को व्हाट्सएप पर क्यों आता है? खैर,
मेरी चर्चा का मौजू या विषय ये नहीं है। विषय यह सिलसिलेवार जो मैं कहना चाह 400 पार। अगर आप बहुत बड़ी पार्टी हैं, विश्व की बड़ी पार्टी हैं, आपको दमखम है कि आप अपने बूते सरकार बना सकते हैं, तो एक उसमें के लिए 270 सीट लानी होती है या उससे थोड़ा ज़्यादा लानी होती है। जितना वही स्ट्रेंथ है लोकसभा का, सरकार आप बना सकते हैं। लेकिन 400 लाने की क्या बात है भाई? क्यों, क्या कारण है इसके पीछे? मैं इसकी भी चर्चा भी नहीं करूंगा। बस चर्चा ये करूंगा कि आप बड़ी पार्टी हैं, अच्छी बात है, आपका कॉन्फिडेंस है, अच्छी बात है, आप साइकोलॉजिकल पावर जो है, स्ट्रेंथ जो है अपने कार्यकर्ताओं के बीच देना चाहते हैं और जो विपक्ष को कमज़ोर करना चाहते हैं। इसको कहा जाता है मनोवैज्ञानिक लड़ाई कहा जाता है इसको। अच्छी बात है। लेकिन अगर आप बहुत मजबूत हैं तो लोगों को आखिर क्यों ईडी सीडी से डराया जा रहा है, ये विपक्ष ये कहता है। फिर विपक्ष ये कह रहा है कि क्यों आप छोटे से छोटे दल को साथ लेना चाहते हैं, आप किसी न किसी तरह एन केन प्राकरेंट जिसे कहते हैं, साम दाम दंड भेद जिसे कहते हैं, है ना। फिर इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। अब मेरा जो वीडियो का मकसद जो था कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी क्यों हुई। बहुत बड़ी पार्टी तो है नहीं, देश भर में ठीक है 2 स्टेट में सरकार है इनकी, और लोकसभा की जो सीटें हैं दोनों जगह बमुश्किल 20 के आसपास हैं, और दिल्ली में वैसे भी लोकसभा वहाँ के जो लोग हैं वो भाजपा को जिताते रहे, वहाँ से जो सांसद होते हैं भाजपा के ही होते हैं, और पंजाब से भी। लेकिन अब हो सकता है कुछ परिवर्तन हो सकता है, लेकिन देशव्यापी इनकी वैसी छवि नहीं है अरविंद केजरीवाल की। देखिए दरअसल गिरफ्तारी क्यों हुई, देखिए ये मुझे आशंका 1 साल पहले थी, जब आम आदमी पार्टी के सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके थे, मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए थे, और संजय सिंह बड़ा बोल रहे थे, सदन में भी बोला था, उनको निष्कासित भी सदन से किया गया था संजय सिंह को, बड़े कुख्यात नारे भी लगाए थे उन्होंने, कहा जाता है चोर चोर भाई भाई, ऐसे कुछ नारे थे शायद, और इसी को लेकर संसदीय माना गया था, उन्हें निष्कासित किया गया था, और उसके बाद फिर इन पर भी आरोप लगे और इनकी फिर गिरफ्तारी। लेकिन गिरफ्तारी से पहले दिल्ली विधानसभा में एक भाषण दिया था, वक्तव्य जो दिया अरविंद केजरीवाल ने। तो भाई अगर आप सीधे सीधे प्राइम मिनिस्टर पर आप इतने बड़े आरोप लगाएंगे, आप बाहर तो नहीं दिया आपने, सदन के अंदर दिया, वो भी कहा जाता है टेक्निकल मामला था, वो बाहर देते थे, हो सकता है उनकी गिरफ्तारी तभी हो सकती थी। तो वो वीडियो आप सुनिए, ये 28 मार्च 2023 का वीडियो है, और तभी से पटकथा जो है लिखी जाने लगी थी कि आज नहीं तो कल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तय है, और आखिर 1 साल पहुंचते पहुंचते उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। तो मैं चाहता हूं साथियों वो वीडियो आप जरूर सुनिए कि क्या क्या आरोप लगाए हैं उन्होंने, खुलेआम आरोप लगाए अरविंद केजरीवाल ने। तो कैसे भाई आप प्रधानमंत्री पर बोलिएगा, बड़का साहब पर आप बोलिएगा, विश्व नेता जो है उन पर आप बोलिएगा, बताइए ऐसा नहीं ना चलेगा जी। अब ऐसा बोलिएगा, आप कहिएगा गिरफ्तारों नहीं होंगे, देखिए हम ठेठ बिहारी बात कर रहे हैं, अब तो ऐसा नहीं चलेगा। अब बड़का बॉस है ना, तो दुनिया का नेता है, थर थर कांपता है विदेश, है जानते हैं विदेश लोग इनके सलाह मशवरा के लिए फ़ोन करता है, शांति आएगी कि नहीं देश में, कहाँ क्या होगा बताइए, पैर पड़ता है सब, पैर छूता है सब, बॉस कहता है इनको सब, हमारे मोदी साहब को, और आप उनके खिलाफ इतना बड़का बड़का बात बोल देंगे केजरीवाल जी, आप बच जाइएगा जी, सोच सकते हैं आप। अरे ये तो बहाना है ही जो है कहा जाता है। तो खैर चलिए सुनिए, अब केजरीवाल ने काका नहीं तुम तड़ाका किया था, और क्या क्या नहीं आरोप और इल्ज़ाम लगाए थे प्राइम मिनिस्टर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर। अभी कुछ दिन पहले बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता मिला मेरे को, उससे काफ़ी लंबी चर्चा हुई मेरी, और उसने जो जो बातें बताई वो इतनी चौंकाने वाली थी कि आप सब सुनोगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उसने मेरे से पूछा कि केजरीवाल जी आपको क्या लगता है, मोदी जी अडानी की इतनी मदद क्यों करते हैं? मैंने कहा दोस्त हैं दोनों इसीलिए करते हैं। कहते बस इसलिए।
कहता मोदी जी ने आज तक किसी के लिए कुछ नहीं करा, अपनी वाइफ के लिए कुछ नहीं करा, अपनी मां के लिए कुछ नहीं करा, उनके भाई गुजरात में रहते हैं उनके लिए, किसी रिश्तेदार के लिए कुछ नहीं करा, राजनीतिक गुरु के लिए कुछ नहीं किया। वो अपने दोस्त के लिए इतना कुछ करेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्त पे इतने मेहरबान क्यों हैं? ऐसी भी क्या दोस्ती है? आज के जमाने में कौन कोई भाई के लिए कुछ नहीं करता, दोस्त के लिए कौन करता है? तो मैंने कहा फिर क्या मामला है? कहते आप खुद सोचो, इतना बड़ा क्राइसिस हुआ, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, चारों तरफ थू थू हुई, पूरा क्रैश कर गया अडानी ग्रुप। मोदी जी इतने स्वार्थी आदमी हैं कि अगर केवल मामला दोस्ती तक होता तो 2 मिनट में उसको साइड करते और कहते मेरा कोई लेना देना नहीं इससे। अभी भी उसको बचाने में लगे हुए हैं। कभी एसबीआई को कह रहे हैं इसको पैसे दो, आज अखबार में आया पीएफ वालों को भी बोला इसको पैसे दो, सारी एजेंसी अभी भी उसको पूरी तरह से उसको बचाने में लगे हुए हैं। तो मैं भी अचंभे में रह गया कि मामला तो कुछ अलग ही है। क्यों ऐसा भी क्या दोस्त हो गया कि दोस्त डूब रहा है और फिर भी उसको पूरी तरह से इतना बड़ा पॉलिटिशियन है। पॉलिटिशियन के लिए तो परसेप्शन सबसे इंपॉर्टेंट होती है। कोई आसपास वाला अगर कहीं वो तो आदमी कह देता है यार मेरे से मिलना बंद कर दियो कल से, वो उसको अभी भी बचाने में लगे हुए हैं। और उसने मेरे को बताया कि मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। उसको 10%, 15%, 20% इतनी कमीशन मिलती है, बाकी सारा का सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है। अगर कल को जांच हो गई, जेपीसी बैठ गई, ईडी की जांच हो गई, सीबीआई की जांच हो गई, तो अडानी नहीं डूबेगा, मोदी जी डूबेंगे। जिस दिन अडानी डूबा उस दिन मोदी जी डूबेंगे। मैंने कहा यार उनको पैसे की क्या जरूरत है? प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, उनके ना आगे कोई ना पीछे कोई, उनको क्या पैसे की जरूरत है? तो कहता है सर पैसे की हवस होती है, लत होती है। कहता है इतने दुनिया में इतने बड़े बड़े अमीर आदमी हैं, उनको कोई अब और पैसे की थोड़ी जरूरत है, लगे पड़े हैं सारे, और पैसा और पैसा और पैसा। बोला हवस होती है। बोला जिस दिन अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन बना था, अडानी दुनिया का सेकंड रिचेस्ट मैन नहीं बना था, मोदी जी दुनिया के सेकंड रिचेस्ट मैन बने थे। और अब मोदी जी का ख्वाब है, उनका सपना है कि वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। प्रधानमंत्री तो बन गए, वो दुनिया के रिचेस्ट मैन बनना चाहते हैं। फिर उसने मेरे को एक एक करके, मैं बड़ा धीरे धीरे उसकी बातों पे, पहले तो मैं एकदम शॉक हो गया ये कह क्या रहा है कि अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा है। फिर वे धीरे धीरे उसने एक एक करके बातें खोल के समझानी चालू की। कहता है मोदी जी श्रीलंका गए, श्रीलंका के राष्ट्रपति राजापाक्सा हैं। राजापाक्सा को मोदी जी ने जबरदस्ती करके वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। क्यों दिलाया? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, आप में से कोई विदेश जाएगा तो वहां की किसी एजेंसी को जबरदस्ती करके अपने भाई को, रिश्तेदार को ठेका दिला के आओगे क्या? ऐसे कोई करता है क्या? मोदी जी ने जबरदस्ती राजापाक्सा के ऊपर प्रेशर डाल के वहां का विंड प्रोजेक्ट अडानी को दिलाया। अडानी को नहीं दिलाया, खुद लिया वो प्रोजेक्ट। वो मोदी जी का प्रोजेक्ट है, वो अडानी का प्रोजेक्ट नहीं है। और ये बात कैसे निकली? वहां का जो बिजली बोर्ड है श्रीलंका का, जैसे अपने यहां स्टैंडिंग कमेटी है असेंबली की, पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी है, वैसे उनकी भी पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी होती है। तो वहां पे पार्लियामेंट की, श्रीलंका की पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने जब उनके बिजली बोर्ड के चेयरमैन को बुलाया और बोले तूने ये प्रोजेक्ट अडानी को क्यों दिया,
तो उसने कहा जी राजापाक्सा साहब ने मेरे को बुलाया था, उन्होंने कहा मोदी जी मेरे पे बहुत प्रेशर डाल रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट अडानी को दो। मोदी जी बांग्लादेश गए, बांग्लादेश वालों को बिजली खरीदनी थी, 1500 मेगावाट बिजली 25 साल के लिए। मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट भी अडानी जी को दिला दिया। अडानी को नहीं दिलाया, मोदी जी ने वो प्रोजेक्ट खुद लिया। 25 साल तक 1500 मेगावाट बिजली खरीदने का प्रोजेक्ट बांग्लादेश का, वो भी मोदी जी ले आए अपने नाम पे। इजराइल गए, इजराइल के साथ भारत ने कई सारे रक्षा सौदे किए, रक्षा सौदे, वो सारे के सारे रक्षा सौदे अडानी को दे दिए। अडानी को नहीं दिए, मोदी जी ने खुद लिए। अभी 2-3 साल पहले 6 एयरपोर्ट की नीलामी हुई प्राइवेटाइजेशन के लिए, सरकार ने उनकी नीलामी करी, भाई प्राइवेट प्लेयर आके लो। उसमें एक कंडीशन थी कि उसी को दिया जाएंगे ये एयरपोर्ट जिसने पहले एयरपोर्ट का काम कर रखा है। हर सरकारी ठेके में होती है, हम सड़क बनाते हैं, कहते हैं भाई सड़क, जिसको ठेकेदार को सड़क बनाने का एक्सपीरियंस है उसी को दिया जाएगा। हम बिल्डिंग बनाते हैं, हम कहते हैं भाई ये पानी के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाते हैं, हम कहते हैं भाई जिसने WTP वाटर ट्रीटमेंट प्लांट इतने लगा रखे हैं उसी को दिया जाएगा। हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाते हैं, हम कहते हैं जिसको 20 साल का एक्सपीरियंस है, 15 साल का है, उसी को। इसमें भी ये कंडीशन थी कि जिसने इतने साल तक एयरपोर्ट चलाने का काम कर रखा उसी को दिया जाएगा। अब अडानी ने तो कर नहीं, मोदी जी ने तो कर नहीं रखा था, अडानी ने तो कर नहीं रखा था, तो क्या करते, आखिरी मोमेंट पे वो कंडीशन हटा दी गई, बोले कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। 6 एयरपोर्ट नीलामी पे थे, 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, अडानी को नहीं दिए। मोदी जी ने वो खुद 6 के 6 एयरपोर्ट खुद अपने नाम कर लिए। आज 2021 नवंबर में एयरपोर्ट टेक ओवर किए, 2023 1.5 साल हुआ है। 1.5 साल के अंदर आज एयरपोर्ट का 30%, पूरे देश का एयरपोर्ट का जितना धंधा है, बिजनेस है, उसका 30% बिजनेस जो है वो मोदी जी के पास है। 30%, 1.5 साल के अंदर इतना बड़ा भारत देश, इतने एयरपोर्ट, 30% एयरपोर्ट का बिजनेस आज मोदी जी के पास है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, ये ईडी और सीबीआई को इस्तेमाल करके बंदूक यहां रख के लोगों की फैक्ट्रियां छीनी जा रही हैं। मतलब 10 अक्टूबर 2018 को 10 अक्टूबर 2018 को कृष्णापट्टनम पोर्ट के ऊपर इनकम टैक्स की रेड हुई और 6 अप्रैल 2020 को 1.5 साल बाद वो पूरा एयरपोर्ट अडानी ने खरीद लिया। उसके यहां बंदूक रख के उसको कहा या तो दे दे और या जेल। तो वो अडानी ने नहीं खरीदा, वो मोदी जी के पास चला गया कृष्णापट्टनम एयरपोर्ट। 10 दिसंबर 2020 को एसीसी और अंबुजा सीमेंट पे रेड हुई और 2 साल बाद 16 अक्टूबर 2022 को दोनों सीमेंट प्लांट मोदी जी के पास चले गए। 2020 जुलाई को मुंबई एयरपोर्ट का मालिक था जीवीके, उसके ऊपर सीबीआई और ईडी की रेड हुई, एफआईआर हुई और 1 महीने बाद मुंबई एयरपोर्ट जो है वो मोदी जी के पास चला गया, अडानी के पास चला गया। तो ईडी और सीबीआई पे रेड कराते हैं, उसको धमकाते हैं फैक्ट्री वाले को, कंपनी वाले को कि या तो जेल जा और या तेरी फैक्ट्री हमको दे दे। ये इधर तो सुनते थे हरियाणा की तरफ ये ट्रिची, इधर इसकी फैक्ट्री भी छीन ली, पंजाब में भी सुनते थे इसकी भी फैक्ट्री छीन ली, इसकी। पूरे देश के अंदर ये इतनी गुंडागर्दी मची पड़ी है कि ईडी की रेड करा देते हैं, सीबीआई की रेड करा देते हैं, यहां बंदूक रखते हैं और कहते हैं या तो फैक्ट्री दे दे और या जेल जा। ये क्या चल क्या रहा है इस देश के अंदर? इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले ऑर्डर निकाला कि सारे जितने पावर प्लांट हैं, जितनी राज्य सरकारें हैं, पंजाब सरकार की, हमारी जो सरकार है उनके पास भी ऑर्डर आया, सारी सरकारों को जितना उनका कोयले की रिक्वायरमेंट है उसमें से 10% कोयला इंपोर्टेड इस्तेमाल करना पड़ेगा।
और इंपोर्ट केवल मोदी जी करते थे, अडानी करता था। तो इसका मतलब आपको 10% अपना कोयला कंपलसरी, जरूरत नहीं है आपको कोयले की, लेकिन 10% कोयला आपको अडानी से खरीदना पड़ेगा। हमारे देश का कोयला 2000 रुपए टन है, इंपोर्टेड कोयला 20,000 रुपए टन है। 10 गुना दाम के ऊपर आपको अडानी से यानी कि मोदी जी से कोयला खरीदना पड़ेगा। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का एक और, जब कोयला घोटाला हुआ था अपने देश के अंदर, तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि अब कोयले की खदानें किसी भी प्राइवेट वाले को नहीं दी जाएंगी, सारी खदानें सरकारें। तो इन्होंने कुछ खदानें राजस्थान सरकार को दे दी, कुछ खदानें छत्तीसगढ़ सरकार को, कुछ खदानें पंजाब सरकार को, सरकारों में बांट दी। बाकी पूरे देश में केवल राज्य सरकारों के पास खदानें हैं। केवल अडानी के केस में उन्होंने एक्सेप्शन करके अडानी को कोयले की खदानें दे दी, और उसमें भी ऑर्डर कर दिया कि 4000 कैलोरी से कम वाला कोयला जो है उसको रिजेक्टेड माल माना जाएगा, जबकि वो सबसे अच्छा कोयला माना जाता है, और वो रिजेक्टेड माल इसको फ्री में मिलता है। तो कम से कम 2800 करोड़ रुपए का कोयला हर साल फ्री में मोदी जी ले जाते हैं। 2800 करोड़ रुपए का कोयला हमारी खदानों से हर साल मोदी जी निकाल के ले जाते हैं। 2014 में, अभी जो अतिशी जी ने कहा, 2014 में अडानी जी की यानी कि मोदी जी की जायदाद 50,000 करोड़ की थी। 7 साल बाद इनकी जायदाद हो गई 11.5 लाख करोड़। मोदी जी इतना पैसा लेके कहां जाओगे? 11.5 लाख करोड़ रुपए की जायदाद, 7 साल में इतना लूट लिया अपने देश को। 2014 में 609 नंबर पे थे, अब ये सेकंड रिचेस्ट बन गए, अब रिचेस्ट बनना चाहते हैं ये तो। लेकिन कुदरत है, कुदरत तो बड़ी ताकतवर है। किसने सोचा था एक दिन हिंडनबर्ग रिपोर्ट आएगी और 24 घंटे के अंदर सारा तहस नहस हो जाएगा। 1947 से लेके 2014 तक 67 साल में भारत देश ने, सारी सरकारें जितनी आई सबने मिलके 55 लाख करोड़ रुपए का कर्जा लिया था भारत सरकार ने। 2014 से 2022 7 साल के अंदर 85 लाख करोड़ रुपए का कर्जा ले लिया, दुगने से भी ज्यादा। जितना 67 साल में लिया था उतना 7 साल में ले लिया। ये पैसा गया कहां? ये पैसा गया कहां? ये सारा इनकी जेब में गया। तो मैं जनता को कहना चाहता हूं, आप तो जीएसटी देते हो, अपने बच्चों का पेट काट के टैक्स देते हो, दूध पे, दही पे, हर चीज पे जीएसटी देखो। वो जीएसटी का पैसा जाता है जनता की उसमें खजाने में, वहां से वो जाता है अडानी के खजाने में, और वहां से वो जाता है मोदी जी के खजाने में। दोनों हाथों से लूट मची हुई है, पूरे देश को लूट रहे हैं प्रधानमंत्री जी, मोदी जी पूरे दोनों हाथों से लूट रहे हैं। कोयला लूट रहे हैं, एयरपोर्ट लूट रहे हैं, सड़कें लूट रहे हैं, बिजली लूट रहे हैं, पानी लूट रहे हैं, कुछ नहीं छोड़ा, सब कुछ लूट। अडानी का क्या रोल है इसमें? मोदी जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको समझ नहीं है कि करना क्या। अडानी आके बताता है पैसा यहां लगा लो, इस देश में चलते हैं, वहां की ये कंपनी खरीद लेते हैं, ईडी को और सीबीआई को इसके पीछे लगा दो। वो सारा मैनेजमेंट करता है, दिमाग उसका, पैसा मोदी जी का। उसके बदले में उसको पता नहीं 10%, 15%, 20% कितनी कमीशन मिलती है, लेकिन दिमाग सारा अडानी का है। और मेरे को ज्यादा चिंता इस बात की है अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी कम पढ़े लिखे हैं, उनको कम समझ में आता है। लोग आके उनको कुछ ना कुछ कहीं भी जाते हैं या कोई विदेश से आता है, उसके जो भी विदेश से नेता आता है या कहीं जाते हैं तो 2 ही कंडीशन होती है। एक तो उसको कहते हैं भाई गले मिल ले, तो फोटो खिंचा ले, गले मिल ले, फोटो खिंचा ले, पार्क में घूम ले, तो वो फोटो खिंचाने के लिए उसको कहा जाता है भाई फोटो खिंचा ले, फोटो खिंचाने के। और दूसरा उसको कहा जाता है भाई अडानी को ये ठेका दे दे, अडानी को ये ठेका दे दे। और कोई किसी कईयों को कहते हैं तारीफ कर दे, कोई आके कुछ नेता आके कहते हैं ना मोदी जी तो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है। उसने क्या लेना देना मोदी जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय, वो आके क्यों कह रहा है?
बदले में वो देश, ये जो गोरे हैं ना, बहुत चतुर हैं, बहुत चालाक हैं। ये ऐसे इतने भोले वाले नहीं है कि यहां पे आए और कह गए मोदी जी दुनिया के, वो पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले जाते हैं, पता ही नहीं चलता बदले में क्या साइन करा के ले जाते हैं। यही हुआ था 17वीं 18वीं सदी के अंदर हमारे देश में। वो ईस्ट इंडिया कंपनी वाले आते थे, उस टाइम के हमारे राजे महाराजे भी ऐसे ही अनपढ़ होते थे, उनको कुछ अकल होती नहीं थी। उनके राज्य, उनके दरबार में आते थे, उनकी तारीफ करते थे, खूब तारीफ करते थे, और पता नहीं किस किस चीज पे साइन करा के ले गए। 100 साल के अंदर पूरा देश अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। वही हाल अब हो रहा अपने देश का कि हमारे कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री हैं, पैसे की हवस है, और मतलब जो भी आता है 2 लाइन उनके उसमें बोल दे, गले मिल ले, पार्क में घूम ले, अडानी को 2 कंपनियों का ठेका दे दे, बदले में पता नहीं देश का क्या क्या बेच दिया इन लोगों ने। बहुत चिंता है हम लोगों को देश की इस वक्त, जिस दौर से देश गुजर रहा है। मुझे लगता है कि आजादी के बाद से सबसे भ्रष्ट प्रधानमंत्री अगर कोई हुए हैं जिन्होंने देश को इतना लूटा है, तो वो आज मौजूदा प्रधानमंत्री हैं। तो साथियों, अब आपको बात साफ साफ समझ में आ गई कि आखिर उनकी गिरफ्तारी अरविंद केजरीवाल की क्यों हुई। नहीं तो मैंने कहा ना, ये विश्व के नेता तो है नहीं अरविंद केजरीवाल, और पैन इंडिया भी इनकी पहचान तो है। ऐसा नहीं है कि हर जगह के वोट जो है ये बटोर लेंगे। अब गुजरात में थोड़ा बहुत असर है इनका, दिल्ली में तो सरकारी है, 2 मत नहीं है, और पंजाब में भी सरकार है। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव है। लेकिन एक गठबंधन के एक घटक के बतौर बड़ा दल तो था, और अरविंद केजरीवाल बड़े नेता तो हैं। अब सवाल ये है, क्या तब इमरजेंसी के खिलाफ एकजुटता जो देखी गई थी, जनता लामबंद हुई थी, गोलबंद हुई थी, नेताओं ने गोलबंद किया था, कि आज कहा जा रहा है कि अघोषित जो इमरजेंसी है इसके खिलाफ क्या जनता गोलबंद होगी, क्या विपक्ष एकजुट कर पाएगा? ये सवाल दोस्तों हम आपके पास छोड़ते हैं। अब इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। और आप अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें हमारा पेज, और अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हमारा, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना हरगिज़ ना भूलें। धन्यवाद, शुक्रिया।